अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। तो सबसे पहले चलते हैं पेशावर, जहाँ आज ज़ोहर की नमाज के दौरान पेशावर की पुलिस लाइन में खुदकश हमला हुआ है, जो उसकी वजह से अभी तक जो फिगर्स आई हैं 30 के करीब लोग शहीद हो गए हैं और 70 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। अभी हलाकतों की तादाद यकीनन बढ़ेगी, क्योंकि खुदकश बम्बार पहली सिफ में खड़ा था और उसने वहीं पर अपने आप को ब्लास्ट किया। बहुत ही अंधुनाक वाक़या है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पूरे पाकिस्तान को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। पिछले अदवार में जो दौर गुज़रा, उसमें तालिबान के लिए जो हमदर्दी का गोशा रखा गया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रखा गया। बकौल इमरान खान के कि अभी 10,000 और तालिबान को मैंने पाकिस्तान में लाना था। तो ये सोचेंगे अगर 10,000 और भी आते तो क्या खौफनाक तबाही होती, क्योंकि ये चलते फिरते बम अब हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, जिनकी शनाख्त करना और जिन पर नज़र रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये बहुत ही बड़ा सानिया है, इसके दूरस्थ नताइज असरात निकलेंगे। शहर में खलबली मची हुई है, इंतज़ाम में अलर्ट है, हो सकता है कोई फिर दूसरा धमाका हो जाए और इंतज़ामिया को हर जगह अलर्ट रखना होगा। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट हो गया है, हर आदमी को जिसके पास अपनी शनाख्त नहीं है उसको रोका जा रहा है नाकों पर। इसलिए इस्लामाबाद के शहरियों को गुजारिश है कि वो अपने साथ सफरी दस्तावेज़ रखें, ताकि कहीं भी उसकी शनाख्त की ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ दिखा सके, किसी परेशानी से बच सके। दूसरी तरफ रावलपिंडी में आज अलील सुबह शेख रशीद की लाल हवेली, जिस पर वो पिछले 60-70 सालों से कब्ज़ा किए बैठे हैं, बिलाखिर मतरूका अमलाक जो एवेका ट्रस्ट प्रॉपर्टी वालों ने अपने कब्ज़े में ले लिए। पुलिस और FIA की भारी नफरी ने सुबह इलाके को घेरे में लेकर इसके 4 यूनिट सील कर दिए हैं। इसके बाद 4-5 दुकानें थी, वो भी सील कर दी गई हैं। बाद में दिन के वक्त शेख रशीद वहाँ आए, लाल हवेली के बाहर शोर शराबा किया और आके कहा कि मैं इसको देख लूँगा, ये कर लूँगा, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी अब उम्र है, मुझे बेघर किया गया है। एक तरफ वो सुल्तान राय बन रहा है और दूसरी तरफ फिर वो माफिया तरले पे उतरा हुआ है। वो किन से माफिया कर रहा है और किन को धमकियाँ दे रहा है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अब शेख रशीद का वक्त गुजर चुका है। उसने ये भी कहा कि अगर मुझे कब्ज़ा न दिया गया वापस तो मैं माल रोड को बंद कर दूंगा, मरी रोड को बंद कर दूंगा। तो अब मेरे ख्याल में शेख रशीद के पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो मरी रोड को बंद कर सके। अब शेख रशीद के खुद बंद होने का टाइम हुआ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से रियासत अब मुतहरक हो गई है। जिस तरह चौधरी परवेज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। पहले एक बंदा इस्लामाबाद से पकड़ा गया, जो चौधरी परवेज़ का ख़ास आदमी था, जो शराब लेके पकड़ा गया, और उसकी स्टेटमेंट भी आपके सामने दिखाई थी कि उसमें उसने क्या क्या कहा है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक तोता पकड़ा गया है, पकड़ा अभी नहीं गया, उस पर केस दाखिल है, उसकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन नहीं मिला। वो मोहम्मद खान भट्टी है, जो परवेज़ का दस्ते रास है, मोहनिस का ख़ास है। वो सबसे ज़्यादा करप्शन में मुलव्वस है। वो करप्शन की कमीशनें ले लेकर चौधरियों को देता रहा है। ज़ाहिर है अपना भी हिस्सा लिया होगा, लेकिन उस पर कल 43 करोड़ की रिश्वत का एक केस दाखिल हो चुका है और उसी केस के सिलसिले में उसे तलब किया जा रहा है। उसमें दूसरे लोग भी नामज़द हैं, जिसमें मोहनिस का नाम भी शामिल है और 1-2 और बंदे हैं, जो एक PTI का सूबाई वज़ीर भी है। तो ये इस तरह देखा जाए कि कार्रवाइयाँ शुरू होने का वक्त हुआ जाता है और कार्रवाइयाँ तेज़ी से होंगी। दूसरी तरफ कल ज़मान पार्क में PTI की जो है कमेटी का जो मरकज़ी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें सारे हम रहनुमा मौजूद थे, जिसमें फैसला किया गया कि इमरान खान अब जो है 33 हलकों के साथ इंतखाब लड़ेंगे। तो ये PTI ने सिस्टम को एक मजाक बनाया हुआ है। अब 33 हलकों में इंतखाब दोबारा होने का मतलब अरबों रुपए का खर्चा है, और ये इमरान खान अगर सारे हलकों पे खड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा ये इंतखाबात होंगे, तो फिर दोबारा इंतखाबात हों तो इसका मतलब दोबारा फिर
उस पर खर्चा हो, क्योंकि इमरान खान पहले ही 7 हलकों से इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक हलका रखकर 6 हलके खाली होने की एप्लीकेशन नहीं दी और एक हलके से भी हलफ नहीं उठाया। यूं ही इस तरह पीटीआई पार्लियामेंट को बेतौकीर बनाना चाह रही है। तो पीडीएम को भी चाहिए कि वो थोड़ा सख्ती के साथ आगे आएँ और एक्टिव जो होकर इंतखाबात में हिस्सा लें और इनको शिकस्त दें, क्योंकि अगर वो इंतखाबात से दूर रहेंगे, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, 4-5 महीने के इलेक्शन में कौन जाता है, तो ये बात भी सही है कि 5 इसमें खर्चा होगा, लेकिन मैदान खाली छोड़ना भी सियासत नहीं है। मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पीटीआई वाले लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, इंतखाब लड़ेंगे, तो फिर पीडीएम वालों को, मुस्लिम लीग नवाज़ को भी चाहिए कि वो पंजाब के हलकों पर अपने आदमी खड़े करें और केपीके में पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और एएनपी वाले अपने बंदे खड़े करें और कराची में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है इनका मुकाबला करें। 5 महीने की कोई बात नहीं, खाली सीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंतखाबात में हिस्सा न लेना ये सियासी खुदकशी के बराबर होता है। जमान पार्क की हिफाजत के लिए कोई 150 बंदे वहाँ खीमे लगा कर बैठे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि बस कोई आया तो हम खान पे जान दे देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है 2-4 शेल पड़े और ठंडे पानी का कैन अगर वो चलाए गए, मशीनों के से पानी फेंका गया, तो ये पीटीआई के 150 वर्कर ही भाग जाएंगे। और इमरान खान को गिरफ्तार करना अभी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को मकसूद नहीं है। अभी तक वो सिर्फ उसको डरा रही है, कभी आजम सवाती के तौर पे, कभी शहबाज गिल, अभी फवाद चौधरी, फिर शेख रशीद का ये मामला, चौधरी परवेज़ का मामला, अभी और भी कुछ लोगों के मामला खुलेंगे। हो सकता है मुराद सईद और अमीन गंडापुर जो है गुंडापुर, उसको भी अरेस्ट किया जाए, और वो जो कहता था कि मुझे जान खाल इमरान खान को देनी है और जान अल्लाह को देनी है, वो भी पकड़ा जा सकता है। उस पर भी बहुत सारे केसेस हैं, बल्कि 2 दिन पहले तो उसकी गिरफ्तारी की खबर भी किसी साहब ही नहीं दी थी कि F6 इस्लामाबाद से उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन वो फिर उस खबर को किसी ने भी नहीं बताया कि ये सच्ची खबर है। तो ये थी पीटीआई की अंदर की खबरें। पीटीआई वाले बहुत ही मायूस कुन सूरत से गुजर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा था कि महंगाई के खिलाफ वो निकलेंगे शाम के वक्त, रात के वक्त। ज़ाहिर है ये रात के राही है, रात को जल्द से जुलूस निकालते हैं ताकि अंधेरे में 2-4 लाइटें लगाकर कम लोगों को ज़्यादा लोग दिखाएं। लेकिन कल मेरे ख्याल में इनका हवा ही निकला हुआ था, कहीं भी कोई इज्तिमा नज़र नहीं आया। लोग घरों से ही नहीं निकले, क्योंकि रोज़ रोज़ की इस बक से जो है लोग भी तंग हो गए हैं कि यार कुछ तो सुकून से बैठो। तो ये सूरत हाल है, एक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। आपने देखा कि पेट्रोल की आयल 35 रुपये जो है बढ़ा दी गई है, और मेरे ख्याल में अभी पेट्रोल 15 रुपये मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि $1 में 1 लीटर के हिसाब से 272 रुपये का लीटर होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि 1 तारीख तक धमाका हो जाए, या कुछ दिनों के बाद IMF का वफद भी पहुंच रहा है, उसके बाद देखा जाएगा कि ये किस तरह होता है। IMF फ़ौरन डिमांड करती है कि इसको बढ़ाओ या नहीं, क्योंकि दिसंबर तक इनको 50 रुपये की लेवी लगानी थी, जो इसहाक डार ने नहीं लगाई, और अक्टूबर से लेकर जनवरी तक 4 महीने IMF के पास जाने से गुरेज किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एकदम डॉलर अपने कंट्रोल से निकल गया और पेट्रोल भी महंगा करना पड़ गया, और फिर एक ही दम महंगाई का बम आवाम पे गिरा दिया गया है कि आज बाहर निकलो तो हर चीज़ होशरबा महंगाई का सामना है। वहाँ हर चीज़ महंगी लगी पड़ी है। गोल्ड आज 2,12,000 रुपये पे पहुँच गया है, और डॉलर 272 से भी क्रॉस कर रहा है। 7 रुपये डॉलर आज बढ़ गया है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो डॉलर एक हफ्ते तक 300 तक पहुँच जाएगा। इसको कंट्रोल करना चाहिए, डॉलर की स्मगलिंग रोकनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग को बंद करना चाहिए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसके अलावा फवाद चौधरी को भी अभी कोर्ट में पेश करना है, अभी उसको पेश नहीं किया गया। जैसे ही वो पेश होंगे, सुबह जज ने पूछा था DSP से कि भाई क्या हुआ, अभी तक इसको क्यों नहीं पेश किया गया, तो वहाँ उसको पेश किया जाएगा। तो उसके बाद पता चलेगा कि उसका मज़ीद रिमांड देते हैं या उसको छोड़ देते हैं, उसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज देते हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि फवाद चौधरी की कोई आसानी से जान छूटेगी, क्योंकि कल उसे जो लाहौर में सारा दिन घुमाया गया और उसकी मोबाइल की जो फ्रेजिंग की गई और मोबाइल से जो उसकी डेटा निकली है, वो बहुत ही खौफनाक है। बहुत से उसमें मैसेजेस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, और बहुत से पैगाम आए भी हैं और गए भी हैं। किस तरह
فوج کے خلاف ٹرولنگ کس طرح کرنی ہے، کس طرح یہ سازش کا بیانیہ بنانا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، یہ بہت ساری چیزیں فواد کے موبائل سے ملی ہیں. سارے اس کے جو ہے ڈیلیٹ کیے ہوئے میسیجز وغیرہ جو اس کی کنورزیشن ہے اس کو بھی ریکور کر لیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایف آئی اے کام کر رہی ہے. تو اس کو مجھے نہیں لگتا کہ فواد چودھری کی جلدی جان چھوٹے گی. ہو سکتا ہے فواد کی موبائل کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی مصیبت میں آئے. اس لیے پی ٹی آئی میں کی کل زمان پارک میں بڑا سناٹا چھایا ہوا تھا، مایوسی کا عالم تھا. تو یہ صورتحال وہاں تھی، موجود تھی. دوسری طرف آصف علی زرداری نے عمران خان کو ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر وہ ان پر جو آصف زرداری پہ الزام لگایا تھا کہ مجھے قتل کرائیں گے، اس منصوبے میں زرداری شامل ہے، اس پر وہ معافی مانگے، اور اس پر جو ہے سرعام معافی مانگے، بصورت دیگر اس پر 10 ارب کا ہر جانے کا دعویٰ داخل کریں گے. تو اب دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے. ان 15 دنوں میں عمران خان اپنے بیانیے سے پلٹتے ہیں یا اس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نوٹس کا جواب نہیں دیتے، پھر یہ معاملہ یقیناً کورٹ میں جائے گا اور پھر کافی لمبا چلے گا. کیونکہ 6 سال پہلے بھی عمران خان نے خواجہ آصف پر 10 ارب کے ہر جانے کا کیس داخل کیا تھا. کیس بھی خود ہی داخل کیا اور ہر بار سنوائی پر وہ ڈیٹ مانگتے رہے، کبھی وکیل چینج کرتے رہے، کبھی کچھ، اور 3 بار اس پر جرمانہ پڑ چکا ہے. اور کل بھی جو ایک سنوائی ہوئی تھی، کل تو دونوں پر، خواجہ آصف کی بیٹی کی شادی کی وجہ سے وہ نہیں آئے تو اس پر بھی کل جرمانہ ڈال دیا گیا 10,000، اور عمران خان پہ بھی ڈال دیا گیا. تو یوں دیکھا جائے تو یہ کاروائیاں کورٹ کی چلتی رہیں گی اور یہ چلتا رہے گا. اور ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے بلاول بھٹو کی روس کی وزٹ. وہ کل شام روس نکل گئے تھے اور وہاں پہنچ گئے، اور آج انہوں نے روس میں ایک کانفرنس سے بھی خطاب کیا ہے اور اس کو اچھی خاصی جو ہے پذیرائی ملی ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ پیٹرول اور دوسرے جو معاہدے ہونے ہیں اس میں کیا پیش رفت آتی ہے. جب تک یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.